पहले लगता था कि पैसे नहीं है, शायद पैसे कमा लूँ तो वो खुशी मिल जाएगी। बट मेरी जॉब हुई, ठीक है, अच्छा लगा थोड़ी देर के लिए, पैसे की कमी दूर हो गई, बट वो खालीपन अंदर से गया नहीं। नमस्ते, मेरा नाम अर्पणा कुमारी है। मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। मेरे ध्यान की यात्रा 2021 में शुरू हुई, जब पूरे देश में कोरोना फैला हुआ था। मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में हाई स्कूल टीचर हूँ। तो कोरोना के वक्त हर चीज़ बंद था और मेरा स्कूल भी बंद था। तो उस टाइम पर मुझे मौका मिला खुद को जानने का, समझने का, लोगों को जानने का और इस दुनिया को जानने का। और मैंने ये भी जाना कि आप जो चाहते हो वो हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि कोरोना के वक्त में हर चीज़ बंद है, लोग घरों में बंद हैं, लोग डरे हुए हैं। तो उस वक्त समझ में आया कि हम जो चाहते हैं वो हमेशा संभव नहीं है। कोई एक शक्ति है जो हमें चला रही है। तो वह शक्ति कौन है, यह जानने की इच्छा बहुत अंदर दिल से हुई। और उससे पहले भी मेरे बहुत सारे सवाल थे, मुझे समझ नहीं आते थे कि उसका क्या मतलब है। जैसे धर्म का कॉन्सेप्ट मुझे कभी भी समझ में नहीं आता था कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग लोगों का गॉड अलग है। तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या हिंदू गॉड अलग है, मुस्लिम गॉड अलग है, क्या ये जिस तरह से लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं गॉड्स को, क्या गॉड्स भी हमें डिफ्रेंशिएट करते होंगे इस तरह से। ये सारे क्वेश्चन आते थे। और मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरे अंदर मैं जब सरस्वती माँ को प्रणाम करती थी, उनकी पूजा करती थी, तो मेरे अंदर ये सवाल आता था कि मैं तो इंग्लिश पढ़ती हूँ, इंग्लिश तो अंग्रेज़ों का लैंग्वेज है, तो क्या सरस्वती माँ को ये समझ में आता होगा या कैसे समझ में आता है। ये तो बाद में पता चला कि वो उनकी समझ से बाहर तो कुछ भी नहीं है, सब तो उन्हीं की ईजाद है। तो और भी बहुत सारे रीति रिवाज हैं हमारे सोसाइटी में, बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि आप सैटरडे को नाखून मत काटो, थर्सडे को बाल मत धो, या जैसे मान लेते हैं कि हम लोग तीज वगैरह त्यौहार करते हैं तो उसमें है कि सूर्योदय से पहले आप खा पी सकते हो 4 बजे तक, 4:01 हो गया तो फिर आप कुछ भी नहीं खा पी सकते हो। तो मुझे समझ नहीं आता था इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे चीज़ें चलती है, कौन है जो इस दुनिया को चला रहा है। उसके बाद फिर मुझे समाज में जो अमीरी गरीबी है और लड़के लड़की में अंतर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में समाज में, हमारे समाज में जहाँ से मैं आती हूँ, मेनली वहाँ ऐसा होता है कि औरत को दबाया जाता है, उनको ऐसा दिखाया जाता है कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, और हस्बैंड जो भी कहे आपको उनकी बात माननी चाहिए, तभी आप एक अच्छी पत्नी हैं, पतिव्रता नारी हैं। तो मुझे नहीं समझ आता था कि ऐसा क्यों है, ऐसा मुझे क्यों करना चाहिए, आखिर किसने ये नियम बनाया कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए, चाहे कोई सामने वाला गलत ही क्यों ना हो। लेकिन हमेशा समाज, मुझे ये लगता था कि समाज जो है ना, वो मर्दों ने हमें अपने हिसाब से बनाई है, और ऐसा लगता था कि मैं जस्ट एक संसाधन हूँ उसके लिए, जो जिसको बनाया गया है उसे सर्व करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं बहुत घुट रही थी, और मेरे अंदर ये भी एक सवाल था, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का, क्या सुबह से शाम तक वही रोज़ का काम, घिसा पिटा काम, सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, फैमिली को सर्व करो, काम पे जाओ, काम से वापस आओ, फिर वही बर्तन साफ़ करो, बच्चों को पढ़ाओ। तो इतने सारी समझ नहीं आता था आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ है। और मैं बच्चों को, मेरे बच्चे, चूँकि मैंने देखा था कि औरत मर्द में बहुत अंतर होता है,
तो ये चीज़ मुझे बहुत खलती थी। तो मैंने कोशिश की अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देने की कि वो लड़की को भी बेहतर समझ सके, इसलिए मैंने अपने परिवार में बेटा और बेटी दोनों में कभी भी अंतर नहीं किया। लेकिन मैंने देखा कि जब मेरा बेटा बड़ा हुआ और वो हॉस्टल में गया, तो चूँकि मैंने तो उसे कभी नहीं बताया कि बेटे बेटी में अंतर होता है, लेकिन जब वो मेरे से बाहर गया, हॉस्टल गया, तो उसे पता चला कि बेटा बेटी में काफ़ी अंतर होता, और उसे लगा कि शायद उसकी माँ ने उसको वो नहीं दिया, वो पोजीशन नहीं दी परिवार में जो वो डिजर्व करता था। उसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हम लोगों के प्रति था और वो बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था, हम लोगों की बात नहीं मानता था। तो मुझे लगा कि मैंने जो चाहा वो तो मैं कर ही नहीं पाई, हालांकि मैं तो कुछ अच्छा करना चाहती थी, बट हो तो गया कुछ अलग ही। तो मुझे ये भी समझ में आया कि आप लाइफ में जो करना चाहते हो वो नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ, मेरे अंदर थोड़ा सा अकर्मण्यता का भाव आ गया कि जब जो होना है वही होगा तो फिर मैं कुछ करूं ही क्यों। इस तरह से मैंने चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। रिश्तों को जो मैंने शायद बांध के रखा था, मैं चाहती थी कि लोग मेरे मुताबिक चलें, तो मैंने धीरे धीरे करके उनको, ध्यान में आने से पहले ही मुझे ये चीज़ें समझ में आने लगी थी कि किसी चीज़ को पकड़ने से आप किसी को नहीं बदल सकते हो, ना आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही होंगी, जिनको जैसे होना है एक्चुअली वो वैसे ही होता है। हालांकि ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे मुताबिक, मेरे बच्चे मेरे मुताबिक क्यों नहीं चल रहे हैं, इस वजह से मेरे अंदर भी बहुत तनाव रहा करता था, मैं बहुत परेशान रहा करती थी। तो बहुत सारे सवाल अंदर चल रहे थे और अंदर से एक बहुत खालीपन सा फील होता था। पहले लगता था कि पैसे नहीं है, शायद पैसे कमा लूँ तो वो खुशी मिल जाएगी, बट मेरी जॉब हुई, ठीक है, अच्छा लगा थोड़ी देर के लिए, पैसे की कमी दूर हो गई, बट वो खालीपन अंदर से गया नहीं। फिर लगता था कि शायद घर बना लूँ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा छोटा सा एक पहले घर था। फिर मैंने घर बनाया, अच्छा बड़ा घर बना लिया, ठीक है, अच्छा लग रहा था पहले से, थोड़ा लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी, बट फिर भी वो अंदर का खालीपन नहीं जा रहा था। लोग कहते हैं कहीं घूम के आ जाओ, बहुत पैसे खर्च करके, बहुत मेहनत करके कहीं घूमने गए, वहाँ से आए थक हार के चूर के, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, बट अंदर का वो खालीपन जाता ही नहीं था, और ये खालीपन मुझे बहुत कचोट रहा था। तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे कमर में थोड़ी सी चोट आई स्पाइनल कॉर्ड में, तो मुझे उस वक्त बेड रेस्ट लेने का टाइम मिला। ये कोरोना से पहले की बात है एक्चुअली। तो बेड रेस्ट लेने का टाइम मिला, तो उस टाइम भी मैंने फिर से खुद को सोचा, ऑब्जर्व किया मेरी लाइफ में जो कुछ चल रहा था, और मैंने देखा कि मेरे परिवार के लोग, जो कि मैं अपनी फैमिली के लिए हर चीज़ करती हूँ, हर चीज़ करती थी, अभी भी कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा कि किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सब अपने काम में लगे हुए हैं। मुझे अगर एक गिलास पानी की भी ज़रूरत है तो मुझे दूसरे पर डिपेंड होना है, और वो मेड मेरे यहाँ थी, मेड मैंने रखा था, तो मेड मुझे पानी देती थी, वही मुझे सर्व करती थी। मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बहुत हेल्प की उसमें। बाकी फैमिली के मेंबर्स, मेरे बच्चे वगैरह, किसी को लगा, किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को परवाह नहीं है कि हाँ चलो माँ से पूछ लें उनको क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगा कि अरे कैसा रिश्ता है हमारा, मैं अकेले ही इनके लिए करती हूँ हमेशा, और आज जब मुझे ज़रूरत है तो मेरे लिए कोई भी नहीं है। और इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे एक बार फिर से हुआ जब मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर से वही सिचुएशन हुआ। वहाँ भी बस मेड ही मुझे सर्व करती रही, वही मेरा देखभाल करती थी। ऐसा हो गया कि महीनों तक, चूँकि मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैं कपड़े नहीं धो पाती थी, तो एक टाइम में ऐसा हुआ कि मेड छोड़कर चली गई, कुछ छठ वगैरह था तो बीच में चली गई, तो वो नहीं लौट कर आई, तो महीनों तक मेरे कपड़े नहीं धुले।
तो ये सारी चीज़ें देखकर बहुत अंदर से बहुत आहत हो गई थी मैं। और उसके जस्ट बाद कोरोना आया, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो मतलब आप समझ लो कि वही एक सही वक्त था। और मुझे सबसे पहले ओशो का वीडियो मिला बहुत सारा। और मैं बता दूं कि मेरे पापा ओशो के फॉलोवर रहे। बचपन में मैं देखा करती थी, मेरे घर में ओशो की मैगजीन्स होती थी, पापा पढ़ते थे। और मुझे याद है वो कमरा बंद करके कुछ ओशो का एक्सरसाइज, ध्यान, मुझे उतना समझ नहीं आता था, बट वो कुछ तो करते थे। वो क्या करते थे मुझे नहीं पता। उन्हें लगता था शायद ये बहुत छोटी है इसलिए ये नहीं समझ पाएगी, तो मुझे नहीं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे। बट जब मुझे इसकी ज़रूरत हुई तो मुझे लगा कि याद आया कि मेरे पापा कुछ करते थे ऐसा। और मैं ये कहूँगी कि ओशो ने ही मुझे ध्यान के लिए प्रेरित किया। एक चीज़ मैंने देखा कि ओशो के वीडियो में बार बार ध्यान 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 का जिक्र आ रहा था। तो मुझे लगा यह ध्यान क्या है। मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर तो मिल रहे थे, बट एक्चुअल में मेरी समस्या जो थी वो कम नहीं हो पा रही थी। हालांकि मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी, बट मैं अंदर से उतनी ही खाली थी। अब भी वो खालीपन मुझे खाया जा रहा था। तो ओशो की वीडियो मिली जिसमें बार बार ध्यान ध्यान ध्यान। तो बाद में मैंने देखा कि ओशो को वीडियो में बताया गया कि ध्यान कैसे करना है, बट पता नहीं कैसे उस टाइम मुझे ऐसा एक भी वीडियो नहीं मिला जिसमें बताया जाए कि ध्यान करना कैसे है। बट ध्यान की बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो कोशिश करते हैं। मैंने खुद से ही जस्ट बैठती थी आंख बंद करके, मुझे नहीं पता क्या करना है, बस बैठ जाती थी आंख बंद करके। तो ये चीज़ काफ़ी टाइम से चल रहा था, लगभग 2-3 साल से मैं थोड़ा थोड़ा रेगुलरली नहीं, ऑन एंड ऑफ ध्यान करने की कोशिश कर रही थी। और ओशो की वीडियो मुझे लगातार मिल रही थी। बाद में मुझे लगा कि आप जिसकी तलाश में होते हो वो भी आपकी तलाश में होता है। तो ये बाद में समझ में आया कि यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रहा था, जैसा कि मुझे खुद उसकी ज़रूरत थी। और ओशो अभी भी मुझे गाइड करते हैं। मेरी कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, तो जस्ट एक कोई वीडियो, उनका कोई कोटेशन या कहीं से भी दूसरे का भी कोई कोटेशन वीडियो वगैरह मुझे मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स मेरे साथ हमेशा है। तो हाँ, तो मैं बता रही थी कि ध्यान की यात्रा, उसके बाद होता क्या है, एक्चुअली आप जिस तरह के वीडियोज़ देखते हो उसी तरह के वीडियोज़ आपके फीड में आने लगते हैं। तो मुझे संगीता नेहरा मैम का वीडियो मिला जो पीएमसी हरियाणवी चलाती हैं। मैंने उनका वीडियो देखना शुरू किया। मैं ध्यान तो थोड़ा बहुत जो मुझे खुद समझ में आता था मैं कर रही थी, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ध्यान को अपनी लाइफ में कैसे उतारना है। फिर मैं संगीता नेहरा मैम ने अपने हर एक वीडियो में इतने अच्छे से बताया है लाइफ के बारे में कि कैसे लाइफ जीनी है, कैसे आप उनका कहना है कि सिर्फ सुबह शाम ध्यान कर लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलते हो, अपने सोचने समझने का तरीका नहीं बदलते हो, आप फैमिली के साथ बैठ के यूं ही गॉसिप करते रहते हो, दूसरों को जज करते हो, तो बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने बताया कि मन, कर्म और वचन में एक रूपता होनी चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत क्लिक की कि यस, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो आप ऊपर से तो कहते हो आइए आइए, बट आपके अंदर चल रहा होता है अरे चला क्यों नहीं जाता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये वीडियो। फिर मुझे मेरे अंदर ये क्वेश्चन आया कि इनके गुरु कौन हैं। तो फिर मुझे पता चला इनके गुरु ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी हैं। फिर मुझे PSSM के बारे में पता चला। वहाँ से मुझे पता चला बुद्ध बनो का लिंक मुझे कहीं से मिला। शायद टीवी पर कोई ऐड आ रहा था या कोई प्रोग्राम चल रहा था जहाँ से बुद्ध बनो का लिंक मुझे मिला। और पहली बार मैं रेगुलर रूप से बुद्ध बनो को मैंने ज्वाइन किया और वहाँ जूम पे सुबह 5 से 6 ध्यान करवाया जाता था। तो मैंने रेगुलर रूप से वहाँ 40 दिन मैंने ध्यान किया। उससे पहले मैं कभी रेगुलर नहीं थी। तो और वहाँ बहुत सारे मास्टर्स को सुनने का मौका मिला।
और ये बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि पहले लोगों के अंदर ये मिसकॉन्सेप्शन था कि ध्यान का एक्सपीरियंस बताने से एक्सपीरियंस गायब हो जाते हैं या कम हो जाती है उनकी क्षमता। बट वहाँ मैंने देखा कि लोग खुलेआम इसके बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि सही है, अगर जो ध्यान कर रहे हैं वो दूसरों को बताएंगे ही नहीं तो फिर दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसका क्या लाभ है, और वो कैसे ध्यान में आएंगे और कैसे कल्याण कर सकते हैं खुद का और दूसरों का और समाज का। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम PSSM चला रही है एक्सपीरियंस शेयरिंग का। तो मुझे जब वहाँ से पता चला तो फिर मुझे वहाँ से पता चला कि पत्री सर कोलकाता आ रहे हैं अक्टूबर में। तो ये चमत्कार ही कहूँगी मैं कि मैंने अपने हस्बैंड को जस्ट एक बार बोला कि आ रहे हैं पत्री सर, मुझे जाना है उनसे मिलने के लिए। उन्होंने टिकट बुक करा दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि अरे ऐसा कैसे हो गया। बाद में पता चला कि ये मेरी संकल्प शक्ति थी जिसके बारे में पत्री सर बात करते हैं और PSSM बात करता है। तो मैं पत्री सर से मिलने गई। मेरा सौभाग्य है कि मैं फिजिकली उनसे मिल पाई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज ध्यान में तो हैं, PSSM में तो हैं, बट पत्री सर से वो फिजिकली नहीं मिल पाए हैं। तो मैं वहाँ जाकर पत्री सर से मिली। हालांकि वो हमारी पहली और आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 2021 में मैं उनसे मिली थी। ध्यान से मैंने जाना कि बहुत सारी क्लैरिटी आई ध्यान में आने के बाद, और मैंने जाना कि पहले मैं हमेशा विक्टिम मोड में रहती थी। मुझे लगता था मैं सबके लिए काम कर रही हूँ, मेरे लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है। और ध्यान में आने के बाद पता चला, सबसे पहले तो जो हालात थे, जो सिचुएशन थे, जो लोग थे, रिश्तों जैसा भी मेरा रिश्ता था, मैंने सबको बहुत बहुत थैंक्स मन में हमेशा देती हूँ कि अगर वो हालात, वो सिचुएशन, वो रिश्ते इतने मुश्किल नहीं होते मेरे लिए तो मैं भी एक आम जिंदगी जी रही होती। मैं नहीं कहती हूँ कि आम जिंदगी बेकार है, बट मुझे याद आई, मेरी कुछ जानने की इच्छा हुई अंदर से, तो उस सिचुएशन ने मुझे ड्राइव किया इस तरफ कि मैं कुछ अलग सोच पाई, कुछ अलग कर पाई। मेरी खोज, मेरी यात्रा, आत्मा की यात्रा शुरू हुई। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं और वो जितने भी सिचुएशंस हैं, सबका आज मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं है। और मैं यह जान पाई कि हर किसी की अपनी जर्नी है और हर कोई अपनी जर्नी पे आया है, हर किसी की अपनी सीख है, और हम में अधिकार नहीं है कि हम किसी को जज करें कि वो कैसा है। इसीलिए मैंने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को, किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिनको जैसा लगता है वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं। मैं किसी को कंट्रोल नहीं करती हूँ। हाँ, मैं अगर गार्जियन हूँ तो अपने बच्चे को जस्ट बताना मेरा काम है, आगे उसको मानना ना मानना मैं उन पे छोड़ती हूँ। यहाँ तक कि उनको करियर में क्या करना चाहिए वो भी मैं बिल्कुल उन पे छोड़ती हूँ। मैंने ध्यान से जाना कि बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए मैंने देखा है लोग, मैं खुद भी करती थी कि लोग इस तरह से अपने बच्चे को रखते हैं, लगता है जैसे उनकी प्रॉपर्टी है, वो उनके इशारों पे उसे नचाते हैं, उनके बिना वो सांस भी नहीं ले सकता है। तो मतलब इतनी सारी क्लैरिटी हुई, एक एक करके जो बहुत सारा लवादा हम ओढ़ के रखते हैं और अपनी लाइफ को खुद ही मुश्किल बना लेते हैं। एक्चुअली लाइफ उतनी मुश्किल है नहीं, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट, बहुत सारे डोगमाज, बहुत सारे रीति रिवाज, ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसा सोच के हम अपनी लाइफ को खुद ही मुश्किल बना लेते हैं। और जब आप एक एक करके चीज़ों को निकालते हो तो लाइफ ऐसे ही आसान हो जाती है। पहले मुझे लगता था कि मैं परिवार के लिए काम कर रही हूँ, मेरे लिए कोई सोचता ही नहीं है, बट ध्यान में आने के बाद मैंने जाना कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं काम कर रही हूँ, और शायद मेरे ऊपर जिम्मेवारी बड़ी है, ऊपर वाले को मेरे ऊपर ज़्यादा भरोसा है, इसलिए उसने मुझे बड़ा काम दिया है। और मैं अब ये खुशी खुशी करती हूँ, और मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ
और मुझे उनसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इसलिए ये भी कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करती हूँ। मैं काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं उनसे प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट उनको दूँ ताकि उनकी लाइफ बदल सके। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी कि मैं टीचर थी तो मैं देख रही थी कि बच्चों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हो रहा है एजुकेशन से, और मैं चाहती थी क्योंकि बच्चे वैसे ही ठीक है, पढ़ाई ठीक है, बट वैसे ही मॉरलिटी की उनमें बहुत ज़्यादा कमी, जैसा कि अभी आप जान रहे हो बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हैं, बड़ों की नहीं सुनते हैं, एडिक्टेड होते हैं, नशे वगैरह कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक खालीपन है। तो मेरा मैसेज ये है कि ये ध्यान जो है मेडिटेशन, ये हर बच्चे तक, हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूशन तक पहुंचना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि अगर ये एजुकेशन के करिकुलम में इसको ऐड कर दिया जाए तो ये बहुत ही मिरेकलस होगा, तो फिर हमारा फाउंडेशन ही बहुत मजबूत होगा। तो मैंने इसको मेडिटेशन को एज एन एक्सपेरिमेंट लेना शुरू किया। बच्चों को मैं मेडिटेशन भी सिखाती हूँ पढ़ाई के साथ साथ, और मैंने देखा कि उनमें काफ़ी बदलाव है। तो मेरा नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका है ध्यान में आने के बाद। कहा जाता है कि जैसे ही आपका नज़रिया बदलता है नज़ारे बदल जाते हैं। तो नज़ारे पूरी तरह से बदल गए हैं, और मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ PSSM का कि इतना वंडरफुल काम वो कर रही है। क्योंकि अभी के समय में जबकि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा पैसा आदमी कमा लेता है तो कितना घमंड उसमें आ जाता है। मैं देखती हूँ यहाँ कितने बड़े बड़े मास्टर, जितने बड़े मास्टर उतने ज़मीन से जुड़े हुए, और मैं हर पल हर क्षण 24 घंटे सजग रहती हूँ, कॉन्शियस रहती हूँ कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है या नहीं बोलना है, कहीं मैं किसी को जज तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं किसी को ब्लेम तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मेरे अंदर कोई कंप्लेंट तो नहीं है। ये बहुत बारीक और बहुत सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जिसके लिए बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मैं गलतियाँ नहीं करती हूँ, गलतियाँ अभी होती हैं, बट मैं उनको पीछे जाके देखती हूँ कि मैंने क्या गलती की है, फिर उसको करेक्ट करती हूँ। तो इस तरह से मैं 24 घंटे अवेयरनेस में रहने की कोशिश करती हूँ, और इसके साथ साथ मैं ध्यान प्रचार भी कर रही हूँ। स्कूल में तो अपने स्कूल में तो बच्चों को करा ही रही हूँ। सुबह में मैं पार्क में जाती हूँ, वहाँ वहाँ लोगों को जो भी वहाँ एक्सरसाइज योगा वगैरह करने के लिए आते हैं उनको रिक्वेस्ट करके उनको मेडिटेशन करवाती हूँ। 2, 3, 4 सेशन लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने काम पे जाती हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मेडिटेशन, PSSM, PMC हिंदी घर घर तक पहुँचे। यही एकमात्र रास्ता है, मार्ग है जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। समाज में इतनी सारी बुराइयां हैं, साथ नहीं है एक्चुअली। आप देखेंगे, आप किसी फैमिली मेम्बर से बात करो तो वो दूसरे के बारे में बात कर रहा है। बहुत ख़राब स्थिति है, भाई भाई को नहीं देखना चाहता है। थोड़े से पैसे रुपये के लिए लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, इतना सारा आप सामाजिक कुरीति है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। अभी आप देख रहे हो कितने सारे रेप केसेज हो रहे हैं। अभी 2 साल से सोवियत रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि तो आप कहोगे इसमें मेडिटेशन कैसे हेल्पफुल है। जो आदमी मेडिटेटिव होगा, मुझे नहीं लगता कि वो कभी युद्ध करेगा, क्योंकि यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। और जब आप ध्यान में आते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी लड़ाई आपके खुद से है, आपको खुद को जीतना है। यहाँ कोई और है ही नहीं जिससे हमें जीतना है। तो मेडिटेशन एकमात्र सॉल्यूशन है दुनिया की सारी समस्याओं का, और ये इतना आसान है, इतना सहज है। बट ये शुरू में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आप मेडिटेशन करोगे आपकी ज़िंदगी की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि सबसे पहली बात है कि लोग मानते ही नहीं कि वो गलत हैं।
वो मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ है जो सब कुछ बदल सकता है। वो अपने आप को हर चीज़ का विशेषज्ञ मानते हैं। वो अपने हेल्थ का विशेषज्ञ हैं, वो अपने मनी का विशेषज्ञ हैं, वो समाज के विशेषज्ञ हैं, वो पॉलिटिक्स के विशेषज्ञ हैं। तो उन सबसे पहले तो उन्हें भरोसा ही नहीं है। और लेकिन लोग बदल रहे हैं, समझ रहे हैं। हमें अपनी पूरी कोशिश करते रहनी है जैसा हम काम कर रहे हैं। और हमारा यकीन है कि एक दिन जिस तरह से हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है, एक दिन पूरी दुनिया ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत में परिवर्तित हो जाएगी। PMC हिंदी बदले जीवन।